तीसरे दिन जब वह सिंहासन पर बैठने को हुआ तो चंद्रकला नाम की तीसरी पुतली ने उन्हें रोक कर कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हो? पहले विक्रमादित्य जैसे काम करो, फिर सिंहासन पर बैठना। राजा ने पूछा, विक्रमादित्य ने कैसे काम किए थे? तीसरी पुतली बोली, लो सुनो, एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में इस बात पर ठन गई कि कौन बड़ा है। पुरुषार्थ कहता है कि बगैर मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, जबकि भाग्य का मानना है कि जिसको जो भी मिलता है भाग्य से मिलता है, परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती। उनके विवाद ने ऐसा उग्र रूप ले लिया कि उन्हें देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। झगड़ा बहुत ही पेचीदा था, इसलिए इंद्र भी चकरा गए। पुरुषार्थ को वो नहीं मानते जिन्हें भाग्य से ही सब कुछ मिल गया हो। दूसरी तरफ अगर भाग्य को बड़ा बताते तो पुरुषार्थ उनका उदाहरण प्रस्तुत करता, जिन्होंने मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया था। इंद्र असमंजस में पड़ गए और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे। काफ़ी सोचने के बाद उन्हें विक्रमादित्य की याद आई। उन्हें लगा कि पूरे विश्व में इस झगड़े का समाधान सिर्फ वही कर सकते हैं। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कहा। पुरुषार्थ और भाग्य मानव भेष में विक्रमादित्य के पास चल पड़े। विक्रमादित्य को भी झगड़े का तुरंत कोई समाधान नहीं सूझा। उन्होंने दोनों से 6 महीने बाद आने को कहा। जब वे चले गए तो विक्रमादित्य ने काफ़ी सोचा। समाधान के लिए वे सामान्य जनता के रूप में भेष बदलकर घूमने लगे। काफ़ी घूमने के बाद भी उन्हें कोई हल नहीं मिला, तो उन्होंने दूसरे नगरों में घूमने का निर्णय किया। वहाँ भी काफ़ी भटकने के बाद जब कोई हल नहीं मिला तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी ने उन्हें नौकरी ये कहने पर दी कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो कर देंगे। कुछ दिनों बाद वो व्यापारी जहाज़ पर अपना सामान लादकर दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते पर चल पड़े। अन्य नौकरों के अलावा उनके साथ विक्रमादित्य भी थे। जहाज़ कुछ ही दूर गया होगा कि भयानक तूफान आ गया। जहाज़ पर सवार लोगों में भय और हताशा की लहर दौड़ गई। किसी तरह जहाज़ एक टापू के पास आया और वहाँ लंगर डाल दिया गया। जब तूफान शांत हुआ तो लंगर उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी के उठाए नहीं उठा। तब व्यापारी को याद आया कि विक्रमादित्य ने कहा था, जो कोई नहीं कर सकेगा वो कर देंगे, और उसने विक्रमादित्य को लंगर उठाने को कहा। लंगर उनसे आसानी से उठ गया और लंगर उठते ही जहाज़ तेज़ी से चल पड़ा। लेकिन टापू पर विक्रमादित्य छूट गए। उनकी समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। वे द्वीप पर घूमने फिरने चल दिए। नगर के द्वार पर एक पट्टिका टंगी थी जिस पर लिखा था कि वहाँ की राजकुमारी का विवाह पराक्रमी विक्रमादित्य से ही होगा। वे चलते चलते महल तक पहुँचे। राजकुमारी उनका परिचय पाकर खुश हुई और उन दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद वे कुछ सेवकों को साथ लेकर अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए जहाँ डेरा डाला, वहाँ एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें माला और एक छड़ी दी। उस माला की 2 विशेषताएं थीं। उसे पहनने वाला गायब होकर सब कुछ देख सकता था तथा गले में माला होने पर उसका हर कार्य सिद्ध होता। छड़ी से उसका मालिक सोने से पहले कोई भी आभूषण मांग सकता था। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रमादित्य अपने राज्य लौटे। एक उद्यान में ठहरकर संग आए सेवकों को वापस भेज दिया तथा अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि वह शीघ्र उन्हें बुलवा लेंगे। उद्यान में उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। वे दोनों काफ़ी समय से उस उद्यान की देखभाल कर रहे थे।
उन्हें आशा थी कि कभी न कभी उनके राजा उनकी सुध लेंगे तथा उनकी विपन्नता को दूर करेंगे। विक्रमादित्य पसीज गए। उन्होंने सन्यासी की माला भाट को तथा छड़ी ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अमूल चीज़ें पाकर दोनों धन्य हुए और विक्रमादित्य का गुणगान करते हुए चले गए। विक्रमादित्य ने राज दरबार पहुंचकर अपने कार्य में मशरूफ़ हो गए। 6 मास की अवधि पूरी हुई तो पुरुषार्थ तथा भाग्य उनके पास आए। विक्रमादित्य ने फैसला दिया कि पुरुषार्थ और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण याद आया। जो छड़ी और माला उन्हें भाग्य से सन्यासी से प्राप्त हुई थी, उन्हें ब्राह्मण और भाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त किया। पुरुषार्थ और भाग्य पूरी तरह से संतुष्ट होकर वहाँ से चले गए। कहानी सुनाकर पुतली बोली, बोलो राजा, क्या आप में है ऐसा न्यायप्रिय फैसला देने की दक्षता और अमूल्य वस्तुओं दान में देने का हृदय और सामर्थ्य? राजा फिर सोच में पड़ गए और तीसरे दिन भी वह सिंहासन पर नहीं बैठ सके। चौथे दिन जब चौथी पुतली कामकंदला ने सुनाई विक्रमादित्य की दानवीरता की कथा।